साथियों नमस्कार। आप सबका आपके अपने YouTube चैनल शहर हैप्पीनेस संस्कृत एजुकेशन में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। आज मैं आपको बोर्ड क्लासों की महत्वपूर्ण कक्षा सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी के जो सामाजिक विज्ञान और सीनियर सेकेंडरी में भूगोल, इनसे संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न आता है सेकेंडरी बोर्ड और सीनियर सेकेंडरी में कि नक्शा कैसे भरा जाए। तो मैं आज आपको इस टॉपिक से माध्यम से बताना चाहता हूँ नक्शा क्या होता है, नक्शा कैसे भरा जाता है, नक्शे को कैसे पढ़ा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे देखो ये आपके सामने एक नक्शे का डायग्राम मैंने बनाया है। ये हमारा भारत देश है, भारत देश का नक्शा है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले ध्यान रखना आप नक्शे को पढ़ने के लिए। नक्शा क्या है कि एक भूभाग का रेखा चित्र है जिसे हम नक्शा कहते हैं। आगे समझे, जिस तरह विज्ञान के अंदर कोशिका, माइटोकॉन्ड्रिया, केंद्र का चित्र बनाया जाता है, उसी प्रकार भूगोल में भी अलग अलग क्षेत्रों के चित्र बनाए जाते हैं। जैसे ये भू आकृतियों के चित्र है, तो ये हमारे भारत देश का नक्शा है। तो इस नक्शे को कैसे पढ़ा जाए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ। किसी भी नक्शे को पढ़ने के लिए हमेशा ऐसे तीर होता है, आप देखना कोई भी नक्शा एन यानी नॉर्थ, हमेशा नक्शे में ऊपर जो दिशा होगी, ध्यान रखना आप, ऊपर जो नक्शे में दिशा होगी उसको हम नॉर्थ कहते हैं, यानी उत्तर। ध्यान रखना, ऊपर वाली दिशा कौन सी होगी, उत्तर, और जो नीचे वाली होगी साउथ यानी दक्षिण। ध्यान रखना, और जो राइट हैंड साइड में जिसे हम लिखते हैं ईस्ट यानी पूर्व, और इधर जो उसके अपोजिट साइड जहाँ सन सेट होता है यानी सूर्यास्त होता है, पश्चिम वेस्ट। आगे समझ, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। ये अपने दिशाओं का ज्ञान हो गया। दिशाओं के बाद में नक्शा पढ़ने के लिए आपको अक्षांश और देशांतर रेखाओं की जानकारी होनी चाहिए। अक्षांश और देशांतर रेखा क्या होती है, ये पृथ्वी पर खींची हुई कोई रेखाएं नहीं होती है, ये काल्पनिक है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये ग्लोब है हमारा, आपको पता है ग्लोब पृथ्वी पर कितने से 23.5 डिग्री पृथ्वी ग्लोब वो अपने उत्तरी अक्षांश पर ध्रुवों पर टिकी होती है। तो धुरी पर कितनी है, साढ़े धुरी पर पृथ्वी टिकी हुई है 67.5 डिग्री अक्षांश पर, ठीक है ना। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे ये पृथ्वी का अपने ग्लोब माना। ग्लोब क्या है, पृथ्वी का प्रतिरूप है, एक मॉडल बनाया। जैसे आपको सबसे पहले देखो आप वही नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। जो उत्तर से दक्षिण की ओर, ध्यान रहा क्या बोला मैंने, उत्तर से दक्षिण की ओर, इसको 0 डिग्री क्या बोलते हैं, 0 डिग्री देशांतर रेखा। ध्यान रखना क्या लिखा मैंने, 0 डिग्री देशांतर रेखा, जिसे हम क्या कहते हैं, ग्रीनविच रेखा भी कहते हैं। ध्यान रखना क्या रखा है मैंने, ग्रीनविच रेखा। क्यों कि इंग्लैंड जो है, ग्रेट ब्रिटेन के जो ग्रीनविच शहर है, उससे बीच में से होकर निकली है, ऐसा काल्पनिक माना गया है। अब इसके देखना, इसके उत्तर जो खींची जाएगी ऐसे भी 1 2 3 4 5 ऐसे, इधर भी 1 2 3 4 5 ऐसे। तो ये जो ऊपर से नीचे यानी नॉर्थ से साउथ, ध्यान रखना, नॉर्थ से साउथ जो खींची जाती है, ध्यान रखना, यानी खड़ी सीधी रेखाएं, उन्हें क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं। जो ग्लोब पर आड़ी खींची जाती है, जैसे ये आड़ी है, ये इसको 0 डिग्री कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। सुनो, इसका नाम 0 डिग्री अक्षांश रेखा और भूमध्य रेखा। ध्यान रखना क्या कहा मैंने, भूमध्य रेखा और एक विषुवत रेखा, 3 नाम है इसके। भूमध्य रेखा यानी पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांटती है। अब इसमें देखना आप, इसको तो बोलते ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध। इसी तरह से इधर वाले को पूर्वी गोलार्ध और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, पश्चिमी गोलार्ध। ध्यान रखना। तो भारत, अब भारत की स्थिति बताते हैं। भारत इधर है यानी उत्तरी अक्षांश में है और पूर्वी गोलार्ध में। ध्यान रखना। अब मैं आपको भारत के मानचित्र में बताना चाहता हूँ। एक ऐसी रेखा देखो, एक नक्शों में भी आपको मिलेगी, जैसे ये इस काल्पनिक रेखा को हम क्या कहते हैं, 82.5 डिग्री। ध्यान रखना, 22.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसे हम क्या कहेंगे, कर्क रेखा। क्या कहेंगे, कर्क रेखा। ध्यान रखना, कर्क रेखा क्या कहते हैं, 22.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा, ठीक है। ये हो गया हमें कर्क रेखा। अब एक भारत में मानचित्र के अंदर एक ऐसी रेखा खींची होगी, सीधी खड़ी, यानी जो मानक मध्याह्न रेखा, इससे भारत का स्टैंडर्ड टाइम होता है, पता लगता है। इसे कहते हैं 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अब भारत का पूरा मानचित्र देखना, कहाँ से कहाँ तक, यहाँ गुजरात के इधर इस बॉर्डर को कहते हैं 68.60 डिग्री पूर्वी देशांतर। ध्यान रखना, 68.60 डिग्री पूर्वी देशांतर से लेकर के 97.25 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में, और 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में भारत स्थित है। ये मैंने आपको भारत के बारे में बताया। अब मैं आपको भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बता रहा हूँ। ये भारत के पड़ोसी, उत्तर में ये नेपाल, इसके आगे ये भूटान
और ये बीच में बांग्लादेश, इधर म्यांमार जिसे हम ब्रह्मा भी कहते हैं, अब ये नया नाम म्यांमार हो गया। इसके नीचे श्रीलंका, सिलोन, श्रीलंका जिसे सिलोन भी कहा जाता था। इधर पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान, इधर तिब्बत और इधर ये पूरा चीन। इस तरीके से मैंने आपको भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बता दिया। अब मैं आपको थोड़ा भारत के प्राकृतिक के बारे में ले जाता हूँ। प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ते हैं महासागर। अब देखो ये बांग्लादेश अपने का पूर्व में, तो बांग्लादेश और हमारा पश्चिम बंगाल भी इधर है। तो इस बांग्लादेश पश्चिम बंगाल से आप क्या समझ लो इसको, बंगाल की खाड़ी, क्या समझ लो इसको। अब देखो ये तो आपको समझ आ गया होगा पहले। अब हम क्या लिखते हैं, बंगाल की खाड़ी। क्या लिख दिया मैंने, ये देखो बंगाल की खाड़ी, आगे समझे, ये बंगाल की खाड़ी। इधर इसके अपोजिट यानी इस पश्चिम में कौन सा सागर है, अरब सागर है। और नीचे विश्व के 5 महासागरों में एक महासागर हिंद महासागर, जो हमारे भारत देश के नाम पे पड़ा, हिंदुस्तान के नाम पे हिंद महासागर, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ देखो जो समुद्र के अंदर छोटे छोटे द्वीप समूह है, इसको कहते हैं अपन अंडमान निकोबार द्वीप समूह, यानी समुद्र के अंदर जमीन के टापू। अब यहाँ पे छोटे छोटे टापू, काफी टापू है, इसको कहते हैं लक्षद्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह। आगे समझे आपके। अब आपको बताना चाहता हूँ प्रकृति की दृष्टि से, या हिमालय देखो। अब इसको प्रकृति की दृष्टि देखो, उत्तर का विशाल मैदान नीचे आएगा और इसको कहते हैं उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। ध्यान रखना, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, इसके अंदर ये हिमालय पर्वत है, पूरा पूरा हिमालय पर्वत है। अब इधर आएगा थार का मरुस्थल, ये क्या आएगा, थार का मरुस्थल। फिर आएगा देखो, अब आगे बताना चाहता हूँ ये उत्तर का मैदान, इतना पूरा जो उत्तर का मैदान, जिसे गंगा का मैदान भी कहते हैं, गंगा का मैदान भी कहो, या फिर उत्तर का मैदान, उत्तर का मैदानी क्षेत्र। फिर उसके बाद में आता है ये दक्षिण का पठार, यानी दक्षिण के जो पूरे क्षेत्र, इसको कहेंगे दक्षिण का पठारी क्षेत्र, दक्षिण का पठारी भाग। अब उसके बाद में लेना चाहता द्वीप समूह, ये द्वीप समूह दोनों आ गए। अब लेते हैं देखो ये समुद्र तटीय मैदान, इसको कहते हैं पूर्वी समुद्र तटीय मैदान। ध्यान रखना, पूर्वी समुद्र तटीय पूर्व में, इधर वाले को कहेंगे पश्चिमी समुद्र तटीय। ध्यान रखना, पश्चिमी समुद्र तटीय क्षेत्र। आगे समझे। अब मैं आपको देखो यहाँ कहेंगे, इसको देखो यह आ सकता है कोरोमंडल, इसको कहेंगे, यहाँ तक वाले क्या कहेंगे कोरोमंडल, और इसके ऊपर वाले क्या कहेंगे उत्तरी सरकार। क्या कहेंगे, कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार तट। अब इधर कहेंगे देखो कोंकण तट, यहाँ से मुंबई से ऊपर तक, इसको क्या कहेंगे कोंकण तट, और नीचे वाले क्या कहेंगे मलाबार तट। इस तरीके से आपको समझ आ गया कि मैंने आपको जो ये पूरा पूरा क्षेत्र बताया। अब मैं आपको बताऊँ, देखो ये यहाँ पर्वत श्रृंखला में हिमालय पर्वत श्रृंखला, इधर राजस्थान में निकलती है कौन सी, अरावली पर्वतमाला श्रृंखला, इधर चलता है तो विंध्याचल पर्वत। आगे समझे, माला बता दिया आपको। अब उसके बाद नदियाँ देखो, यहाँ से निकलती है ये गंगा नदी, गंगा नदी, इसके पास यहीं से निकलती है यमुना नदी, और यहाँ राजस्थान में निकलती है, इसको कहेंगे लूनी नदी, इधर से इधर, और इधर से वापस जाएंगे तो ये चंबल नदी। ठीक है, यहाँ तक आपकी नदियों के बारे में समझ में आ गया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ 2-3 महत्वपूर्ण नदियों के बारे में। और देखो कौन कौन सी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं जो भारत के दक्षिण में और पश्चिम में बहती है। देखो ये देखो यहाँ पे ये नर्मदा, ताप्ती और गोदावरी, नर्मदा ताप्ती और गोदावरी। इधर आएगी कृष्णा, कावेरी, कृष्णा और कावेरी। अब देखो ताप्ती, नर्मदा और गोदावरी नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं, और कृष्णा और कावेरी नदियाँ कहाँ गिरती है, बंगाल की खाड़ी में। इस प्रकार मैंने आपको ये नदियों के बारे में बताया है। ये महत्वपूर्ण नक्शा जो प्राकृतिक क्षेत्र के बारे में आपको मैंने काफ़ी कोशिश करके समझाने की कोशिश की है। अगले जो आप पढ़ेंगे नक्शे में भारत का राजनीतिक मानचित्र, उसमें भारत के राज्य और राज्य की राजधानियों के बारे में आपको विस्तृत बताया जाएगा। उसके पश्चात आपको भारत के प्रमुख खनिज क्षेत्र, भारत के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र, सूती वस्त्र से संबंधित, इस्पात से संबंधित और प्रमुख परियोजनाओं से, बहुउद्देशीय नदी घाटियों से संबंधित जो क्षेत्र हैं, और जो क्रांतिकारी क्षेत्र विद्रोह हुए 1857 क्रांति से संबंधित, और जो ऐतिहासिक स्थल हैं हमारे आज़ादी में योगदान देने वाले क्षेत्र, उनके बारे में भी इस नक्शे में आपको समझाऊंगा। साथियों नमस्कार, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
आप इसको बहुत अच्छी तरह से समझना और वापस इसको समझ के वापस एक घर पर भरने की कोशिश करना। नमस्कार साथियों।